सभी किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएँगे। प्रेयर शुरू करते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं परवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। मेरे साथ प्रतिज्ञा दोहराएंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में योग की परीक्षा को पास करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ पहली विश्व में योग का पताका फहराऊंगा। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजेय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति ही शांति ही शांति। दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। दोनों हथेलियों को बंद आंखों पे रखेंगे। मंत्र से उत्पन्न ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करेंगे। सभी को नमस्ते। ओम। कल कुछ होमवर्क दिया था मैंने। यस मैम। क्या था होमवर्क? जी मैम, आपने कहा था कि गूगल स्कॉलर पे एक बार सर्च कर आना कि कैसे दिखते हैं। फाइन। अच्छा, जी कोई करके आया है? कोई किसी ने भी ट्राई किया है गूगल स्कॉलर पे कैसे कर सर्च करते हैं? कीवर्ड्स दिया था मैंने कल आपको साथ। यस मैम। जी मैम। कोई करके आया है? यस मैम, थोड़ा सा देखा था। यस मैम। योगा डायबिटीज एडल्ट और आरसीटी डाल के। तो एक में तो सिर्फ एक ही पेज का था, आगे उन्होंने कहा अवेलेबल नहीं है। और दूसरा बहुत सारा था, तो मैम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा मैंने उसको। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ गूगल पे कैसे करते हैं। और कल सैंपल सबको समझ में आ गया था, उसमें कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं था। कल सैम्पलिंग पढ़ा था ना हमने, सैम्पलिंग कैसे करते हैं, क्या क्या टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग पढ़ा था हमने। तो सबको क्लियर है ना? जी मैम। उसमें किसी को कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, नो मैम। ओके। स्क्रीन दिख रही है सभी को? जी मैम। क्लियर है? यस मैम। जी मैम। ठीक है, तो यहाँ पे हम गूगल स्कॉलर सर्च करेंगे। एक मिनट रुकिए। गूगल स्कॉलर ये दिख रहा है आपको सबको टैब? यस हाँ मैम। जी मैम। यस।
चलिए, हमारा कीवर्ड्स क्या क्या था? एक तो पहला था इंटरवेंशन, हम क्या दे रहे हैं? योगा। ठीक है, उसके बाद क्या था? डायबिटीज। उसके बाद RCT. एडल्ट। उसके बाद Adult. आरसीटी। आरसीटी लिख दिया मैंने। योगा, डायबिटीज, आरसीटी और एडल्ट, यही था कीवर्ड्स। जी मैम। यहाँ दो ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, एक तो माई प्रोफाइल दिख रहा होगा, यहाँ पे आप अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे माई लाइब्रेरी दिख रहा होगा आपको, है ना? जी मैम। दो ऑप्शंस है ना? ठीक है, अभी मैं बताती हूँ इन दोनों को कैसे यूज करते हैं। ये देखिए, ये हमने कीवर्ड्स डाले तो ये इतने सारे पेपर आ गए आपके। इन सारे पेपर्स में जो जो कीवर्ड्स है ना आपके, जैसे योगा है, डायबिटीज है, आरसीटी है और एडल्ट है, ये चारों चीज होंगे। ठीक है, तो ये देखिए, आप सबसे पहले ऑप्शन पे जाते हैं हम। पहला ऑप्शन क्या है? स्टार का है। ठीक है, जी मैम। ये देखिए, अगर हम यहाँ पे स्टार पे क्लिक, मान लीजिए ये मुझे बहुत ही रिलेवेंट लगा ये पेपर। ठीक है, और इसको हम अगर स्टार कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाता है आपका रीडिंग लिस्ट में, आप इसको ओके कर देते हैं, डन हो गया। तो ये देखिए माई लाइब्रेरी में आपको दिखेगा ये। और मैम जो अंदर जाने पर पूरा ना खुल रहा हो, वो केवल मैं अभी बताऊंगी आपको। अभी जो मैं बता रही हूँ उसको समझिए। अभी वो बताऊंगी मैं आपको कैसे उसको जो है देखना है आपको। ठीक है, देखिए मैंने स्टार किया, मैं अपने लाइब्रेरी में गई और ये मेरे सामने आ गया। समझ में आ गया इसका फंक्शन क्या है? जी मैम। ठीक है, तो अगर कोई पेपर आपको अच्छा लगे, मान लीजिए 1000 पेपर्स है आपके सामने, और आपको लग रहा है कि ये पेपर रिलीवेंट है, मुझे फ्यूचर में यूज होगा, तो आप इसको अपने लाइब्रेरी में सिर्फ यहाँ पे एक जो स्टार का ऑप्शन होता है वो करके आप इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये साइटेशंस का ऑप्शन होता है। देखिए, जब आप साइट पे क्लिक करते हैं ना, तो मैंने कहा था ना कि इसका फॉर्मेट होता है कि आप किस फॉर्मेट को यूज करते हैं। ये एमएलए है, एपीए है, शिकागो है, हार्वर्ड है, वैनकूवर है। तो हर जगह क्या होता है, आपको ये साइटेशन में काम आता है। ये जो रेफरेंस स्टाइल है ना, हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग होता है। जैसे हमारे यहाँ एपीए 4 वर्जन यूज होता है। ठीक है, तो हमें जब भी साइटेशन करना होता है, किसी का रेफरेंस देना होता है, तो हमारा जो ग्रामर होता है जिससे हम साइट करते हैं रिसर्च पेपर को, वो एपीए होता है। मतलब पहले टाइटल आता है, फिर नाम आता है, इस तरह करके एक ये सिस्टमैटिक फॉलो करता है। फिर ये देखिए, फिर ये जर्नल का नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन। ठीक है, अब ये देखिए, जैसे कि इसमें जो है आपका के ई है, यहाँ पे के डॉट ई है, सबका अलग अलग होगा। सबका रेफरेंस देने का स्टाइल अलग अलग होता है, लेकिन मोस्टली हम एपीए स्टाइल यूज करते हैं। ये देखिए, इसमें भी लास्ट में जो है जर्नल का नाम लिखा हुआ है कि किस जर्नल में ये हुआ है, पब्लिश हुआ है। जो रिसर्चर है, उस कौन कौन से रिसर्चर इसमें शामिल है। जो मेन रिसर्चर होता है, जैसे मान लीजिए मैं रिसर्च कर रही हूँ, तो मैं मेन रिसर्चर हूँ, तो मेरा नाम सबसे पहले आएगा। मेरा रिसर्च पेपर में 60% वेटेज होता है, जो रिसर्च करता है, जो रिसर्चर होता है। बाकी सब जो गाइड, को गाइड वगैरह होते हैं, उनका नाम बाद में आता है। रिसर्चर का नाम पहले आता है, जो रिसर्च के, जो मेन रिसर्च कर रहे हैं। फिर बाद में उनके गाइड का नाम आता है, फिर बाद में, उसके बाद में को गाइड का। फिर उसके बाद में अगर हम किसी को मतलब देना चाहते हैं किसी का नाम, तो उसका नाम हम दे सकते हैं। वो अलग होता है, गेस्ट ऑथरशिप या गोस्ट ऑथरशिप, वो अलग चीज है। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको रिसर्चर का ही नाम मिले। आ गया समझ में ये? अब देखिए, ये अगर हम बिब टेक्स्ट पे जाते हैं, यहाँ साइट के बाद ऑप्शन है ना, तो देखिए ये आपको यहाँ पे शो कर रहा है कि टाइटल क्या है इसका, द इन्फ्लुएंस ऑफ योगा बेस्ड प्रोग्राम ऑन रिस्क प्रोफाइल इन एडल्ट विद टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस, अ सिस्टमैटिक रिव्यू। अभी टाइप्स ऑफ रिव्यू पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है, अभी रिव्यू, मैंने आपको रिव्यू आर्टिकल्स वगैरह नहीं पढ़ाई हूँ। तो ये एक सिस्टमैटिक रिव्यू है। ठीक है, क्या है ये टॉपिक, क्या है ये, किस पे रिसर्च हुआ है, इसका टाइटल क्या है, द इन्फ्लुएंस ऑफ योगा बेस्ड प्रोग्राम ऑन रिस्क प्रोफाइल इन एडल्ट विद टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस, अ सिस्टमैटिक रिव्यू।
मैंने कहा था ना आपसे कि आपका टाइटल ऐसा होना चाहिए कि कम वर्ड्स में ज्यादा से ज्यादा चीज दिखे। देखिए इसमें इंटरवेंशन भी है ना, योगा बेस्ड प्रोग्राम। योगा बेस्ड प्रोग्राम मीन्स क्या? योगा एक कौन सा वेरिएबल है? योगा इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होगा ना, वेरिएबल है। वेरी गुड। इंडिपेंडेंट। तो योगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये इंटरवेंशन भी है। तो ये क्या हो गया? ये इंटरवेंशन है। ठीक है, ये इंटरवेंशन भी आ गया। उसके बाद हम किस चीज पे काम कर रहे हैं? डायबिटीज मेलिटस पे काम कर रहे हैं। ये कौन सा स्टडी है? ये सिस्टमैटिक रिव्यू है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए ऑथर का नाम आ गया। जैसे हम एक लिटरेचर रिव्यू करते हैं ना, तो बहुत सारा चीज आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। अब देखिए ये वॉल्यूम नंबर कौन सा है, वॉल्यूम कौन सा है, पेजेस क्या है, ईयर कौन किस ईयर में हुआ है, पब्लिशर मतलब कौन, जर्नल कौन है इसका। ठीक है, मतलब ये आपको जो है ये सारा कुछ इंफॉर्मेशन उस ऑप्शन से आ जाता है आपके पास। अगर मान लीजिए वो आपको रेफरेंस स्टाइल नहीं समझ में आ रहा है तो आप बिबटेक्स पे जाएंगी और इस तरह से आप इसको सर्च करके देख सकती हैं कि वहां दिया क्या हुआ है, इसका टाइटल क्या है, ऑथर क्या है। क्योंकि क्या होता है, देखिए जब हम यहाँ डायरेक्ट देख रहे हैं तो हमको उतना नहीं समझ में आ रहा है। अगर फर्स्ट टाइम में हम देखेंगे तो हमको इतना नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है ना। लेकिन अगर आप बिबटेक्स पे जाएंगे तो वो आपको पूरा शो करेगा। आया समझ में? ठीक है, बाकी जो ऑप्शंस है वो मतलब बस वो उतने काम के नहीं है। जो काम के ऑप्शन है वो मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे सेव हो गया, साइट हो गया। देखिए साइटेशंस बोलते हैं ना। अब देखिए ये जो पेपर है, ये जो जिस रिसर्चर का पेपर है उसको 388 लोगों ने, 388 रिसर्चर ने अपने पेपर में मतलब डाला है। साइटेड बाय, ये देखिए नंबर ऑफ, मैंने कहा ना कि हर चीज लिखने के लिए हमें रेफरेंस देना पड़ता है कि हाँ इस पेपर में ऐसा मतलब फाइंड हुआ था, उस बेसिस पे मैं लिख रही हूँ। एक रेफरेंस देना, हम अपने मन से कुछ बोल नहीं सकते हैं, हम अपने मन से लिख नहीं सकते हैं। सिस्टमैटिक और साइंटिफिक हमेशा दिमाग में रखना है, ये हर प्रोसेस में हर स्टेप में चलता है। तो ये कितने लोगों ने साइट किया है? ये 388 लोगों ने साइट किया है। इसका मतलब ये पेपर बहुत अच्छा है। जितना ज्यादा साइटेशन होता है ना, देखिए इसको 388 लोगों ने किया है, इसको 148 लोगों ने किया है, इसको 82 लोगों ने किया है। ठीक है, तो जिसका जितना साइटेशन होता है उस पेपर को उतना अच्छा माना जाता है। ठीक है, देखिए दूसरा चीज क्या आपको मतलब यहाँ से दिखता है, ये देखिए ये जो मेन रिसर्चर है, अगर आपको इनके बारे में कुछ जानना हो, क्योंकि ये देखिए पेपर कब का है, 2007 का। अभी मैं फिल्टर नहीं की हूँ, अभी देखिए यहाँ से फिल्टर करूंगी। अभी पहले मैं इसको बता देती हूँ, फिर मैं आपको फिल्टर का ऑप्शन बताऊंगी। देखिए ये जो रिसर्चर है, मान लीजिए मैंने इस पे क्लिक किया, ये दिख रहा है सबको? यस मैम। देखिए अब इनका नाम क्या है, किम इन्स। कहाँ पे प्रोफेसर है? डिपार्टमेंट ऑफ इपिडेमियोलॉजी, वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी। ठीक है, इनका ईमेल आईडी ये है। ये आपको रिसर्चर का पूरा डिटेल दिखेगा इस रिसर्चर के बारे में। ठीक है, कल को अगर मेरा पेपर भी पब्लिश होता है और किसी भी रिसर्चर का, अगर आप ऐसे करके देखेंगे, गूगल पे जाएंगे, पबमेड में जाएंगे, तो अब जब जहां पे नाम होता है ना, बस वहां पे एक आप अगर लेफ्ट क्लिक करते हैं तो उनका सारा डिटेल आ जाता है। जो भी वो रिसर्चर है, उनका जितने भी रिसर्चर होंगे उस पेपर में, उनका सारा डिटेल आ जाएगा। देखिए इन्होंने कौन कौन सा पेपर, किस किस पेपर में इनका नाम है। अब एक इस चीज से ऐसे भी समझ सकते हैं आप, मान लीजिए कि कल को मेरा रिसर्च पूरा हो गया, मुझे पीएचडी डिग्री मिल गया। ठीक है, तो अगर मैं किसी की गाइड बनती हूँ तो वो पेपर में भी तो मेरा कंट्रीब्यूशन है ना? हाँ। ठीक है, तो फिर देखिए कहीं पे ये मेन में है, मेन रिसर्चर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कहीं पे ये मेन में है, जो फर्स्ट है, जो फर्स्ट नाम होता है वो मेन रिसर्चर का होता है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके इन्होंने इतने सारे पेपर लिखे हैं। देखिए कितने सारे पेपर हैं इनके, 20 आर्टिकल्स लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, और 100 मोर भी है। तो देखिए इतने सारे पेपर है, इन्होंने इतने सारे पेपर्स में इतना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, और ये सारे पेपर कितने लोगों ने साइट किया है, कितने लोगों ने अपने रेफरेंस में यूज किया है? यहाँ है 515 या 499 या 415 414 सॉरी, ये 388 278
257। ये साइटेशन का मतलब है कि इतने लोगों ने अपने रिसर्च पेपर में इनके आर्टिकल को साइट किया है। समझ रहे आप लोग? यस मैम। ठीक है। मैम और ये देखिए इनका काम किसके किसके ऊपर है, इनका काम ये सब टॉपिक पे है। ये देखिए, ये एक्चुअली आपको मैं इसलिए बता रही हूँ कि कल को अगर आप कोई भी पेपर के बारे में अगर आप जानना चाहती हैं कि उसमें उस रिसर्चर ने कितना पेपर लिखा है या उस रिसर्चर के कितने, ये सारा डिटेल है आपके पास। या मान लीजिए कल को मुझे इनको ईमेल ही करना है, ठीक है, कि सर मुझे इस पेपर में यहाँ पे डाउट है या इस पेपर में आपने ये कैसे किया है, तो ये लोग पक्का आपको जो है ईमेल से रिप्लाई करते हैं। जो यहाँ पे ईमेल है ना, अगर आप कोई भी रिसर्च पेपर पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि उस रिसर्च पेपर में रिसर्चर कहीं पे भी मतलब आपके हेल्प कर सकता है या आपको कम्युनिकेट करना चाहिए, तो ये जितने भी रिसर्चर होते हैं ना, अगर आप उनको ईमेल करेंगे तो ये पक्का रिप्लाई करते हैं आपको। रिप्लाई इनका जो है मेल जरूर आएगा आपके पास अगर आप उनसे कुछ भी पूछते हैं या कुछ भी ये है, क्योंकि बहुत सिंसियर होते हैं इन सारी चीजों में। ठीक है। जी मैम। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था अभी मेरे से? हाँ मैम, ये रिसर्चर का आपने कहाँ से क्लिक किया, ये जो नाम और प्रोफेसर का नाम कहाँ से? ये नाम पे नाम देखिए, मैं फिर से दिखाती हूँ आपको। देखिए यहाँ किम इंस लिखा हुआ है ना, ये देखिए KE इंस है ना, ये पहला रिसर्चर है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ कॉमा है, फिर दूसरा रिसर्चर कौन है, HK विंसेंट। तो जब आप रिसर्चर के नाम के ऊपर क्लिक करते हैं ना, ठीक है, मान लीजिए इसको मैं दूसरे टैब में खोलती हूँ, देखिए ये आ गया डिटेल। तो कभी भी आपको रिसर्चर का डिटेल जानना है या उससे कम्युनिकेशन करना है तो ये आप इस तरह से क्लिक करके आप उनके बारे में जान सकते हैं, और उन्होंने क्या क्या काम किया है, किस किस टॉपिक पे काम किया है, वो सारा कुछ आपको मतलब इनका सारा डिटेल दिख रहा है ना, कितने रिसर्च पेपर लिखा है इन्होंने, क्या क्या चीज पे लिखा है, देखिए यहाँ पे भी है सारी चीजें। मैम ये मैं अभी खोल रही हूँ, मैं भी आपके साथ ही ओपन किया है। हाँ, एक जो 3 नाम है रिसर्चर के, हाँ, हाँ, अंडरलाइन नहीं है, वहां पे कर्सर जाता नहीं है, हैंड ऑप्शन नहीं आता है, लेकिन एक नाम पे सिर्फ अंडरलाइन है, वहां पे क्लिक हो रहा है, तो ये क्यों है? ये नहीं ये होगा, ये एक्चुअली एक्टिव लिंक बनाना होता है। कभी भी हम रिसर्च पेपर देते हैं ना, तो वो रिसर्चर का पूरा प्रोफाइल बन के जाता है उनके पास, वो जरूर आ रहा होगा, आप देखिए, यानी तो आपको इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम होगा। ये आप क्लिक कर रहे हैं तो नहीं आ रहा है, देखिए जैसे मैं ये क्लिक कर रही हूँ, हाँ, ये लेफ्ट क्लिक कीजिए आप, ओके सॉरी राइट क्लिक कीजिए। देखिए इसमें राइट क्लिक करने के बाद ये आ रहा है ओपन लिंक इन न्यू टैब। हाँ मैम, हो रहा है ओपन। हो रहा है ना, ये होगा, ये ऐसा नहीं है कि मेरे इसमें हो रहा है और आपके, ये सबके लिए एक है। ठीक है, एक बार आप फिर से करके देखिएगा, ये होगा जरूर। ठीक है, हो रहा है मैम। हो रहा है ना। तो ये इससे क्या होता है, हम रिसर्चर का डिटेल देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या काम किया हुआ है, किस किस फील्ड में किया हुआ है, अगर हमको कल को इनसे कांटेक्ट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और ये देखिए ये PDF है, ये ये दिया हुआ है। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे जाती हूँ, देखिए ये सारा PDF खुल गया ना, इनका पूरा पेपर आ गया, सारा पेपर दिख रहा है ना इनका, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आधा ही पेपर दिख रहा हो। तो ये ओपन एक्सेस है, देखिए इन्होंने सब कुछ दिया हुआ पेपर में। देखिए सबसे पहले हम इनके पेपर में जाते हैं, तो इन्होंने किसके ऊपर किया हुआ, टाइप 2 डायबिटीज के ऊपर। सिस्टमैटिक रिव्यू को आप ऐसे समझिए कि मैंने जो है, मान लीजिए अपने टॉपिक से रिलेटेड, डायबिटीज से रिलेटेड कीवर्ड्स बनाए, ठीक है, और बहुत सारे पेपर को जो है ले करके, बहुत सारे मतलब 50 पेपर को जो है मैं सेलेक्ट की, और 50 पेपर के बेसिस पे जो उनका रिजल्ट और और कंक्लूजन आया है, उस बेसिस पे एक मैं सिस्टमैटिक रिव्यू की। मैं कोई नया रिसर्च नहीं कर रही हूँ। सिस्टमैटिक रिव्यू मतलब होता है कि बहुत सारा पेपर जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, उन सारे पेपर को आप इकट्ठा करती हैं, और उसके बाद फिर जो है उनका जो रिजल्ट और कंक्लूजन है उस पे आप जो है एनालिसिस करती है, जो पहले से हुआ है, और उस एनालिसिस के बाद फिर आप सारे जितने भी पेपर को आपने जो है इंक्लूड किया है ना, ठीक है ना, उन सारे पेपर का एक निचोड़ निकालती हैं आप, और उसके बाद फिर एक पेपर पब्लिश करती है। ठीक है, इसको सिस्टमैटिक रिव्यू बोलते हैं।
अब जैसे देखिए मैं बताती हूँ, इन्होंने कीवर्ड यहाँ लिखा है ना, ब्लड प्रेशर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कोगुलेशन, ग्लाइकेमिया, इंसुलिन रेजिस्टेंस, लिपिड, लग्स, ये सब इनके जो है, ये जो सिस्टमैटिक रिव्यू किए हैं, ये इनके कीवर्ड्स है सारे। आप भी जब ये कीवर्ड्स करेंगी ना, मतलब यूज करेंगी, तो आपको ये सारे पेपर मिलेंगे जो इनके रेफरेंस में है। देखिए सबसे लास्ट में रेफरेंस दिया होगा, देखिए ये रेफरेंस है ना, तो ये जितने कितने पेपर का रेफरेंस है इनका, देखिए कितना पेपर इंक्लूड किया इन्होंने, देखिए 150 पेपर इन्होंने इंक्लूड किया है। ठीक है, ये 150 रिसर्च पेपर को जो है इंक्लूड किया है इन्होंने कीवर्ड्स लगा के। ठीक है, इतने कीवर्ड्स इन्होंने यूज किए हैं, और ये कीवर्ड से इन्होंने 150 पेपर निकाला, 150 पेपर निकाला, और 150 पेपर में जो है इन्होंने अपना कंक्लूजन दिया पेपर के बेसिस पे, कि 150 पेपर में जो लिखा हुआ है, कितने पेपर में क्या लिखा है, कितने पेपर में क्या क्या लिखा है, सब पेपर को मिला के हमें क्या मतलब उनका रिजल्ट आया, या वो किस कंक्लूजन में पहुंचे, उसको सिस्टमैटिक रिव्यू बोलते हैं। आया समझ में सबको? जी मैम। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। किसी भी पेपर में आप जाएंगे तो सबसे पहले आपका अब्स्ट्रैक्ट आता है। देखिए कल हम अब्स्ट्रैक्ट बोल रहे थे ना, तो बहुत सारे पेपर में क्या होता है, ये कौन सा अब्स्ट्रैक्ट है, कल मैं बताई थी आपको, अब्स्ट्रैक्ट दो तरह के होते हैं। ये आपने बताया था, वो जो आपने बोला था डिटेल रहता है, एक समरी हाँ जैसा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये क्या है, ये अनस्ट्रक्चर्ड है। अनस्ट्रक्चर इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ लिखा नहीं है कि किस टॉपिक पे बताइए, इन्होंने एक बस कहानी की तरह लिख दिया है। अगर ये स्ट्रक्चर्ड होता, अगर ये स्ट्रक्चर अब्स्ट्रैक्ट होता, तो इसमें प्रॉपर जो है शॉर्ट में लिखा रहता कि ये इंट्रोडक्शन है, ये जो है आपका मेथड है, ये मेरा कंक्लूजन है, ये 2-3 सेंटेंस में लिखा होता है अब्स्ट्रैक्ट में। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर्ड होता। ये कौन सा टाइप है? ये जो है ये अनस्ट्रक्चर्ड है। अनस्ट्रक्चर्ड है मतलब इन्होंने लिखा सब कुछ है, लेकिन इन्होंने टाइटल नहीं दिया है उसका। अगर ये टाइटल देते तो ये स्ट्रक्चर्ड होता, ये अनस्ट्रक्चर्ड। इन्होंने कहानी की तरह सारा कुछ मिला के लिख दिया। इसमें डिजाइन देखिए, इन्होंने लिखा है ना कि इन्होंने जो पेपर देखिए, यहाँ पेपर देखिए इन्होंने लिखा है कि वी आइडेंटिफाइड 25 एलिजिबल स्टडीज इंक्लूडिंग 15 अनकंट्रोल्ड ट्रायल्स, 6 नॉन रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स, 4 रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स। जो ये रिसर्च डिजाइन है, ये भी हम पढ़ेंगे, अभी रिसर्च डिजाइन हमने पढ़ा नहीं है। तो ये पेपर जो इन्होंने जितने पेपर इंक्लूड किए हैं या एक्सक्लूड किए हैं, वो सारा इन्होंने दिया होगा, लिखा होगा, सबका रेफरेंस के साथ इन्होंने रिजल्ट और एनालिसिस किया होगा इन्होंने। ठीक है, देखिए इन्होंने लिखा है ना। अब किसी का पेपर कैसे निकालेंगे, 150 जो इन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है, वो कैसे किया इन्होंने, देखिए मेथड में वो पता चलेगा आपको कि वी कंडक्टेड अ थॉरो सर्च ऑन द पब्लिश्ड मेडिकल लिटरेचर टू आइडेंटिफाइड स्टडीज रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ योगा इन एडल्ट विद डायबिटीज। ठीक है, द सर्च वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू इंग्लिश लैंग्वेज। हमें हर कुछ लिखना होता है। जब आप पेपर लिखते हैं ना, आप पेपर पढ़ना शुरू कीजिए तो देखिए आपको रिसर्च ऐसे ही समझ में आ जाएगा, क्या है कैसे है। ठीक है, मैं देखिए ये आपके यूजीसी में नहीं पूछा जाता है, मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप अपना नॉलेज गेन करें। अल्टीमेटली जो है रिसर्च सारा इसी में है, इसी में आपका सैम्पलिंग है, इसी में वेरिएबल है, इसी में मेथड है, इसी में रिजल्ट है, इसी में डिजाइन है, सब कुछ एक ही पेपर में। अगर आपको पेपर समझ में आने लगा, समझिए आप रिसर्च के मास्टर हो गए फिर। ठीक है, इसीलिए मैं आपको पेपर पढ़ा रही हूँ, नहीं तो यूजीसी नेट में नहीं बोला गया है पेपर आपको स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो ये पेपर डाउनलोड करके इसको एक जगह सेव कर लीजिए, या लिंक बना लीजिए इसका, या नहीं तो माई लाइब्रेरी में बस उसको स्टार को क्लिक कर दीजिए। आपको लगता है ये पेपर मेरे लिए बहुत है, तो ये इसका लिंक वहां सेव हो जाएगा, और फ्यूचर यूज में कभी भी आप माई लाइब्रेरी पे जा करके आप इसको पढ़ सकते हैं। आया बात सबको समझ में? मैम एक बार बैक कीजिए ना, पीडीएफ ऑप्शन कहाँ से लिया? कौन सा ऑप्शन? ये पीडीएफ कहाँ से क्लिक किया, एक बार बैक अच्छा करिए। अच्छा, ये राइट साइड में है, देखिए दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है ना, यहाँ पे मैंने क्लिक किया था, ये लिखा है ना पीडीएफ। यस मैम। ठीक है, तो पीडीएफ हमेशा आपको पीडीएफ पूरा ही मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि पीडीएफ पूरा नहीं होगा। अब देखिए दूसरे पे, अगर यहाँ से देखिए, हम यहाँ से सॉर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ क्या है, अभी कौन सा साल चल रहा है? 22 चल रहा है। अब हम यहाँ पे जाकर के कस्टम रेंज कर देते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे सिर्फ 2 साल का ही पेपर 2020 से देखना शुरू क्लियर करना है सर, मतलब 20, 21, 22। ठीक है,
ये देखिए ये सारा पेपर हट गया। अब देखिए और इसको कर दीजिए सॉर्ट बाय डेट। अब देखिए ये आ रहा है कि इनको कोई मतलब ऐसा है नहीं। ठीक है, तो इस ऑप्शन को हमको हटाना होगा। ये देखिए ये ऊपर अलग हो गया, दूसरा रिसर्च आ गया इसमें। ये देखिए ये कब का है, 2020 का मैंने दिया था ना कस्टम रेंज में, कि मुझे जो ईयर देखना है वो 2020 से देखना है। तो 2020 का हो गया ये। ठीक है, ये 2021 का हो गया, ये 2022 का पेपर हो गया। ऐसे ही आ रहा है ना। अब ये देखिए इसमें जो है, जो सबसे पहला पेपर है, क्योंकि ये 2 साल पुराना पेपर है तो इसीलिए इसमें साइटेशन ज्यादा नहीं है। जैसे इसमें 8 लोगों ने ही साइट किया है, वो 2007 का पेपर था इसके पहले, तो उसमें 300-400 साइटेशन गया हुआ था उन सब पेपर में। लेकिन ये सिर्फ 2 साल पुराना पेपर है, तो कभी किसी ने 8 लोगों ने किया है, यहाँ पे इसको एक ही लोगों ने किया है, इसको 4 लोगों ने ही किया है। तो जो जिसकी साइटेशन सबसे ज्यादा होती है उस पेपर की क्वालिटी सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? जी मैम। हाँ बताए, किसी को कुछ पूछना है? अच्छा मैम वो 2020 के बाद जो एक और ब्लैंक ब्लॉक है उसमें, मतलब हम 20 से लेके और जो जिस ईयर हाँ तक हम सिलेक्ट करना हाँ चाहते हैं वो हाँ, उसके लिए जैसे होते हैं। अभी 22 चल रहा है ना, तो ये ऑटोमेटिकली इसमें नहीं भी डालेंगे। मान लीजिए अब मुझे 21 तक का ही चाहिए, 20 से हाँ 21। क्योंकि ये ऑलरेडी आ चुका है उसके हाँ आगे हाँ, का। तो इसीलिए ये करंट डेट तक का आपको दिखा देगा। अगर आप इस पे नहीं भी डालेंगी तो भी वो करंट ईयर ले लेगा ये। ओके। ठीक है, ये आपको स्टार्टिंग डालना है, ये आपको कब तक का देखना है वो डालना है। इसको नहीं भी डालेंगे तो 22 ले लेता है वो। ठीक है, सॉर्ट बाय ठीक है, डेट करेंगे तो जो सबसे पहला पेपर है वो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। ठीक है, मतलब उसी ईयर में जो पहला पेपर हुआ हाँ मैम होगा ये जो वो उसका। HTML लिखा है PDF की जगह पे, वो क्या है? फ्रंट टायर। ये भी आपका, ये देखिए अब इसको खोलती हूँ मैं। ये देखिए ये देखिए ये स्ट्रक्चर। अब ये बताइए ये जो एब्स्ट्रैक्ट है ये स्ट्रक्चर है कि नॉन नॉन यस स्ट्रक्चर? मैम, स्ट्रक्चर्ड है। स्ट्रक्चर है ना, देखिए इसमें एब्स्ट्रैक्ट है बैकग्राउंड ये। लिखा हुआ है, मेथड लिखा हुआ है, रिजल्ट लिखा हुआ है। तो स्ट्रक्चर एब्स्ट्रैक्ट ही हमेशा लिखना चाहिए, अनस्ट्रक्चर एब्स्ट्रैक्ट जो है उतना रिलीवेंट नहीं होता है। हालांकि ये गाइडलाइंस होता है खुद के पेपर का, जिस जर्नल का होता है उसको वो जब ऑथर्स गाइडलाइन करके आप सर्च करेंगे ना तो वो सब दिखेगा आपको गाइडलाइन में। तो बहुत सारी जर्नल क्या होती है वो स्ट्रक्चर्ड मांगती है, जो एब्स्ट्रैक्ट आप देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट लिखना बहुत जरूरी होता है आपको। मैम इसका PDF नहीं है, इसका मतलब ना सिर्फ ये शॉर्ट फॉर्म में है, हाँ, ये पीडीएफ नहीं है इसका। को ठीक है पे ये, करना पड़ेगा। हाँ ठीक है। बाकी अच्छा, कौन कह रहा था कि मेरे पास जो पेपर है वो नहीं खुल रहा है, मतलब उसका कंप्लीट पेपर नहीं आ रहा है? वो मैम वो ऑथर ऑथर का क्लिक नहीं हो रहा है मेरे यहाँ पे। यहाँ पे अंडरलाइन, जिस ऑथर के नीचे अंडरलाइन नहीं, वहाँ पे आप एक बार क्लिक करके देखिए ना। वो फर्स्ट लिंक है आपके, वहाँ पे एक, हाँ उस पे क्लिक करिए, वहाँ पे लिंक नहीं ओपन नहीं हो रहा है वो अच्छा, नाम। हाँ शायद ये फर्स्ट ऑथर नहीं है इसीलिए होगा। नहीं नहीं, वो खुलता सबका है। हो सकता है कि एक्चुअली क्या होता है, ये जर्नल की तरफ से होता है, या हो सकता है इस ऑथर ने अपना कंप्लीट डिटेल नहीं दिया हो। कभी कभी ये भी हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि एज अ ऑथर बहुत बारी क्या होता है कि जैसे ये सब चीजें जो है ना आपका जर्नल करता है, मतलब जर्नल की तरफ से होता है। लेकिन ऐसा बहुत कम, मतलब मैं आज फर्स्ट टाइम ही देख रही हूँ कि क्यों नहीं। एक मिनट रुक जाइएगा। आप अंडरलाइन के जब पी मिश्रा पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे आएगा मैम। हाँ? सेकंड ऑथर के ऊपर क्लिक कीजिए आप, पी मिश्रा पे। नहीं नहीं, ये तो एक्टिव है, ये तो मुझे दिख रहा है, ये एक्टिव है ये सारी लिंक। आप सेकंड पेपर पे भी करेंगे तो वही हो रहा है। लेकिन ये नहीं नहीं, लेकिन नहीं नहीं, सेकंड पे ये नहीं होगा, सेकंड एक्टिव है लिंक, ये देखिए। नहीं, नीचे वाला, नीचे वाला। आर नाग, आर अच्छा नाग। अच्छा, हाँ,
शायद उनका डिटेल नहीं होगा, उसका उनका बायोग्राफी नहीं दिया होगा उन लोगों ने। ये जो है हो सकता है ये जर्नल की तरफ से नहीं दिया हो, ऐसे होता है, मतलब अधिकतर ऑथर्स का होता है। अगर मान लीजिए इनका नहीं भी दिया है ना, तो आप इसको जो है ना कॉपी पेस्ट करके अगर आप गूगल करेंगे तो इनका सारा डिटेल दिखेगा आपको, एटलीस्ट कॉन्टैक्ट नंबर ये सब मिल जाएगा। ठीक है। मैम एक बार इस पे क्लिक करिए जो उसके नीचे फर्स्ट वाला पी मिश्रा करके, हाँ अच्छा ये एक्टिव है। ये एक्टिव है, ये हैंड आ रहा है ना, जिसपे हैंड आ रहा है हाँ वो जी। एक्टिव है, जिसपे मुझे हैंड लगा फर्स्ट नेम वाले कोई भी एक्टिव नहीं है नहीं ऐसा। नहीं नहीं, वो पहला वाला भी हमने फर्स्ट नेम का ही किया था ना, ये जिसपे हैंड आ रहा है वो तो एक्टिव लिंक है, जिसपे नहीं आ रहा है वो एक्टिव नहीं है। ठीक है। तो कोई नहीं, अगर आपको ऐसा कोई दिक्कत आता है ना, हो सकता है कि मतलब इनका प्रोफाइल अपडेट नहीं किया गया हो, ऐसे नागरत्ना दीदी ही हम लोग के इसमें है आरोग्य धाम में, ये मतलब इनका बहुत सारा रिसर्च पेपर जाता है और बहुत अच्छे अच्छे जर्नल में भी पब्लिश है इनका। ठीक है। तो चलिए, इतना समझ में आ गया जितना मैं बताइए आपको। सेव जी ऑप्शन समझ में आ गया, साइट ऑप्शन समझ में आ गया, साइटेड बाय एट क्या है, रिलेटेड आर्टिकल में भी वही होगा जो आप अगर इसमें ऑथर के इसमें जाती है ना, तो जितने भी इनके रिलेटेड आर्टिकल्स है वो सब सब दिखेंगे आपको। ये आपका हो गया। अब कोई ऐसा पेपर जो नहीं खुल रहा हो, अब जैसे फ्री फ्रॉम पब्लिशर्स ये खुलेगा, अभी रुकिए मैं निकालती हूँ, जो नहीं खुल रहा हो, जो सिर्फ मैम एब्स्ट्रैक्ट पब्लिश। आपने जो स्टार्टिंग में खोला था ना, हाँ हाँ उसमें जब मैं ट्राई कर रही थी तो एक दो शायद नहीं खुल रहा था। अभी तो यहाँ आपने फिल्टराइजेशन डाला ना, हाँ 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 हाँ। तो स्टार्टिंग वाले पेज में नहीं खुल रहा था। आप एक बार देखो अगर। देखो आपको मैं बताती हूँ, अगर कोई नहीं खुलता है तो क्या करते हैं। ठीक है, उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका एक वेबसाइट है, ये नहीं है, ये है साइंस हब। ये देखिए, ये साइंस हब एक वेबसाइट है। ठीक है। अगर इसमें आप DOI डालेंगे, DOI हो गया आपका, क्या हुआ, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। हर पेपर में DOI अभी मैं दिखाती हूँ कहाँ पे लिखा रहता है, या नहीं तो आप अगर उस पेपर को यहाँ पे डालेंगे ना, मतलब उस पेपर के टाइटल को यहाँ पे अगर डालते हैं या उसका DIE डालते हैं और यहाँ ओपन करते हैं तो वो पेपर दिखेगा आपको यहाँ पे। 70-80% पेपर यहाँ से खुलता है, कुछ पेपर ही ऐसे होते हैं जो यहाँ नहीं नहीं खुलते हैं। क्या डालना है मैम? DIE? DOI डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। मैं अभी आपको दिखाती हूँ DOI नंबर, एक मैम मिनट। ये भी गूगल स्कॉलर जैसे ही है ये? नहीं नहीं, ये एक्चुअली साइंस हब है, इसे एक लेडीज चलाती है। ठीक है, उनपे और ये क्या है कि इस पे कोई भी पेपर जो आप नहीं देख पा रही हैं वहां पे, या परचेज करने के लिए बोला जाता है, अगर आप यहाँ पे उसको जो है उसका टाइटल दे देंगे या उसका DOI नंबर, अभी मैं दिखा देती हूँ, दोनों में से कुछ भी दे, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो उसका पूरा डिटेल, वो पूरा पेपर आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। ठीक है। अगर आप सर्च करती हैं, आपको कोई लगता है कि सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट दिख रहा है मुझे, वो पेपर नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे दिखेगा वो। क्लियर है? जी मैम। मैम ये DIO कर कर बताओगे ना हाँ अभी? हाँ, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, हर पेपर में ना, ये देखिए ये है ना DOI, ये DOI नंबर है। ठीक है। आप हर पेपर में होता है ये DOI नंबर, आप इसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे ना यहाँ से, मान लीजिए कि आपको टाइटल नहीं पता है, आपका ये DOI नंबर से भी हो जाएगा। ठीक है। और ये जो है आपका, यानी तो आप इसको जो है इसी को जो है कॉपी पेस्ट कर देंगी तो वो वहां पे भी खुल जाएगा आपका। मैम ये यानी DOI नंबर क्यों, क्या होता है एग्जैक्टली? DOI नंबर होता है कि अब मान लीजिए पब्लिशर जो पब्लिश कर रहे हैं, मान लीजिए ये फ्रंटियर जर्नल ही है। ठीक है। अब फ्रंटियर के पास तो 1 लाख कॉपी है ना। ठीक है, फ्रंटियर के पास क्या है, उसके पास तो 1 लाख जर्नल्स है, 1 लाख रिसर्चर के पेपर है। तो ये लोग ऐसा थोड़ी करेंगे कि किसका क्या टॉपिक है उसके हिसाब से देखेंगे, ये एक नंबर क्रिएट करते हैं, कोड क्रिएट करते हैं हर इसका। जैसे मान लीजिए स्कूल में कोई बच्चा पढ़ता है तो सबका नाम तो अलग अलग होता है, लेकिन स्कूल क्या करती है, उसको एक रोल नंबर देती है,
रोल नंबर 1 2 3 4, ताकि स्कूल को कम्युनिकेशन करने के लिए रोल नंबर के हिसाब से जरूरत पड़े, क्योंकि सबका नाम याद रखना मुश्किल है। उसी तरह हर जर्नल जो है DOI नंबर बनाती है, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। ये जो है क्या होता है, ये हर जर्नल में मिलेगा आपको। ये इस नंबर से जर्नल को पता चलता है कि ये कब छपा था, कब ये, मतलब उसके लिए समझिए ये रोल नंबर का काम करता है। आईडी जैसा। हाँ, आईडी जैसा काम करता है। एनरोलमेंट नंबर। हाँ, जैसे मान लीजिए आप बैंक में भी अकाउंट खुलवाते हैं तो एक बैंक अकाउंट नंबर दिया जाता है ना सबको। बैंक को तो पता नहीं होता है कि कौन किसका नाम क्या है, कौन कहाँ रहता है, वो तो बस वो अकाउंट नंबर पे काम करती है। उसी तरह ये एक अकाउंट नंबर की तरह है किसी भी जर्नल के लिए। ठीक है, क्योंकि उनके पास डेटा तो बहुत है ना, वो तो लाख्स में जो है उनका जितना पुराना होते जाता है जर्नल, उनके पास उतना ही ज्यादा पेपर आते जाता है। तो ये उनके लिए एक रोल नंबर की तरह है, एक कोड की तरह है, जो जिससे वो यूज करते हैं। मैम वो जो सिस्टमेटिक आपने बताया था ये वही उससे ही समझ सकते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, सिस्टमैटिक देखिए वो रिसर्च है, वो रिसर्च है, ये रिसर्च नहीं है। ये जो है मान लीजिए ये फ्रंटियर जर्नल है, ठीक है। फ्रंटियर में क्या है कि फ्रंटियर हर रिसर्च पेपर का एक DOI नंबर होता है। DOI नंबर हुआ मतलब उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है। आइडेंटिफिकेशन किसके लिए, उस जर्नल वाले के लिए। जैसे कल हम कम्युनिकेशन करेंगे कि सर मैं आपको अपना पेपर भेजी थी, अभी पब्लिश क्यों नहीं हुआ, तो मैं उनको DOI नंबर भेजूंगी कि सर ये मेरा DOI नंबर जनरेट हुआ था। ठीक है, इनको मतलब ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं ना, टाइटल्स होते हैं, तो इससे कम्युनिकेशन करना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए ये एक DOI नंबर मिलता है। डायरेक्टली जो हम मतलब कर सकते हैं उसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे आप बैंक जाती हैं तो आप क्या करती हैं, आप ये तो नहीं बोलती हैं कि मेरा नाम रीना है, मेरा नाम मीना है, ऐसे तो हम नहीं बोलते हैं। हम बोलते हैं मेरा बैंक अकाउंट नंबर ये है, फिर बैंक में वो अकाउंट नंबर डालते ही बैंक वाले के पास सारा डिटेल आ जाता है, यही होता है ना। जी मैम। उसी तरह जब आप किसी भी जनरल वाले से बात करेंगे तो ये यही बैंक अकाउंट नंबर की तरह है, DOI Got नंबर। it. ठीक है, ठीक है जी। क्लियर है सभी को। जी मैम। जी मैम। अब कोई भी अगर आपका पेपर नहीं खुलता है तो आप सीधे इस वेबसाइट पे जाइए, इस वेबसाइट का नाम है साइंस हब। आप वहां जाकर के DOI नंबर डाल दीजिए, या नहीं तो उसका टॉपिक डाल दीजिए, देखिएगा वो पेपर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, जी मैम। चलिए इतना क्लियर है सभी को। यस मैम। जी जो मैम। जनरल हाँ, तो वो जनरल और शोध गंगा में मतलब डिफरेंसेस होता है क्या? जैसे शोध गंगा एक हाँ, साइड है तो जनरल हाँ सर्च करना देखिए जी शोध जी गंगा में क्या है, मेनली थीसिस सबमिशन होता है। जैसे मान लीजिए मेरा रिसर्च पूरा हो जाएगा तो मैं थीसिस लिखूंगी ना, कि मैंने पूरे रिसर्च में क्या किया, कैसे किया, कौन कौन सा पेपर पब्लिश हुआ, एक हम थीसिस लिखते हैं लास्ट में। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मेरा 3 पेपर पब्लिश हो जाता है या मैम 5 थोड़ा सा इंटरनेशनल। ये डिटेल में बता दो ना कि थीसिस और पेपर में क्या हाँ, मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ। देखिए अभी जैसे मैं बोली ना कि मेरा पायलट स्टडी चल रहा है, मैं फेज 2 में हूँ, सबको पता है ये बात कि मैं फेज 2 में हूँ। अगर मैं रिसर्चर हूँ, मैं रिसर्च कर रही हूँ, तो मेरा अभी फेज 2 चल रहा है, डेटा कलेक्शन चल रहा है। डेटा कलेक्शन के बाद मैं क्या करूंगी, पेपर पब्लिश कराऊंगी कि जो मैं डेटा कलेक्शन की हूँ उस बेसिस पे मेरा रिजल्ट क्या आया, मैंने क्या फाइंड आउट किया। ठीक है, देखिए फिर पेपर पब्लिकेशन कराने के बाद जो है हमें, देखिए जर्नल में और थीसिस में फर्क होता है। आप इसको आप इसको इस तरह से समझिए कि जर्नल क्या ये जो थीसिस होता है वो हमारा पूरा शुरू से लेके अंत तक का कहानी होता है एक रिसर्चर का। मेरा 3 साल रिसर्च करने में लगा, तो वो 3 साल का पूरा ब्यौरा हम थीसिस में लिखते हैं कि, और पेपर क्या होता है, पेपर थीसिस का एक पार्ट है कि हमें पेपर पब्लिकेशन कराना कंपलसरी होता है, कि जो हमने रिसर्च किया है वो जर्नल में पब्लिश कराना जरूरी होता है। पेपर, जर्नल पेपर और थीसिस बिल्कुल डिफरेंट है। थीसिस मेरी पूरी जीवनी है, मतलब इसकी रिसर्च की, कि मैंने मेरा जो है मैंने क्या क्या ये देखिए इस पेपर में आपको क्या 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 पता चल रहा है, जो रिसर्च हुआ है सिर्फ उसके बारे में पता चल रहा है। ठीक है, यही 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 पता चल रहा है ना कि ये योगा मतलब इंटीग्रेट कर दिया। हाँ, तो यस ये मैम आपको सिर्फ मतलब हाँ, और थीसिस जो है पूरी मोटी बुक होती है, मतलब 1000 पेज की, 2000 पेज की पूरी मोटी किताब होती है थीसिस। ठीक है, मतलब मैम हमने ऐसे जो कह सकते रिसर्च हैं किया कि है उसमें उसमें क्या हाँ प्रॉब्लम्स आई होंगी, हमने क्या क्या चीजें फेस की होंगी, कैसे किया होगा, कौन सी बिल्कुल मेथोडोलॉजी, क्या बिल्कुल, क्या वो ये सब थीसिस किया, हुआ। वो सब हाँ थीसिस में हाँ, बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो थीसिस हुआ। मैम ठीक है, पेपर में लिमिटेशंस हो गए ना, वर्ड्स लिमिटेशंस होता है ना कुछ तो।
हाँ हाँ, वो आपको मैंने कहा ना, जब जो भी, जैसे मान लीजिए मुझे फ्रंटियर में छपाना है अपना, ठीक है, फ्रंटियर जर्नल में मुझे छपाना है अपना पेपर जो मैं रिसर्च कर रही हूँ, तो मैं फ्रंटियर लिख करके ऑथर्स गाइडलाइन पे जाऊंगी। तो जो मेरे लिए गाइडलाइन होगा उसको मुझे सारा कुछ फॉलो करना होगा कि कितने वर्ड्स का है, एब्स्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए, हाईलाइट्स देना है, मतलब बहुत सारी चीज होती है उसमें दी हुई, उन सबको फॉलो करना फ्रंटियर होगा। मतलब फ्रंट पेज जर्नल का? ना 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 ना, ये नाम है, बहुत सारे फ्रंटियर जर्नल है। को क्या बोलेंगे? फ्रंटियर जर्नल का जर्नल जर्नल जर्नल, का यस सर। ठीक है, ये जर्नल हो गया आपका, ये फ्रंटियर क्या हो गया, जर्नल हो गया आपका। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम गए ना, देखिए फ्रंटियर का है, ये MDPI है, ये भी फ्रंटियर है, ये BMJ का है, ये स्प्रिंगर है, ओके, मतलब ये, ये जर्नल के नाम है। हाँ ये जर्नल्स के नाम है। जैसे मान लीजिए ये मैं साइट की ना, मैं बताती हूँ अभी आपको। अच्छा मैम, मतलब ये आम भाषा में ऐसे समझे तो ये एक इस तरह की कंपनी या दुकान है जहां पर हम अपना पब्लिश कर रहे हैं पेपर या उनको दे रहे हैं, ऐसा क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग, न्यूज़पेपर आता है ना आपके घर में, अगर मुझे मान लीजिए कविता लिखने का शौक है तो मैं न्यूज़पेपर में छपाऊंगी। मैं मान लीजिए किसी न्यूज़पेपर, चाहे तो मैं हिंदुस्तान टाइम्स में लूंगी, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया में लूंगी, चाहे मैं दैनिक जागरण में लूंगी, चाहे मैं इंडियन एक्सप्रेस, ऐसे ही लूंगी ना मैं। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। उसी तरह जब हम रिसर्च पेपर लिखते हैं तो हम, मेरे पास बहुत सारे जर्नल है, लैक्स ऑफ जर्नल है, ठीक है। और उस जर्नल में हमें पब्लिकेशन के लिए डालना होता है कि मैंने ये रिसर्च किया था, यहाँ पे किया था, ऐसे हुआ है, इसका रिजल्ट ये है, मेरा कंक्लूजन ये है, ठीक है, ये सैम्पलिंग हुआ था, वो रिसर्च पेपर हुआ जिसको हमको जर्नल में पब्लिश कराना होता है, ठीक है। और थीसिस क्या होता है, वो एक रिसर्चर की पूरी कहानी होती है। जब आप किसी का थीसिस पढ़ेंगे तो उसमें आपको हर कुछ, हर चीज मिलेगा, छोटी सी छोटी चीज चीज आपको उसमें लिखी हुई मिलेगी कि उस रिसर्चर ने वो रिसर्च कैसे किया, क्या हुआ उसमें, उसको क्या 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 दिक्कतें आई, मतलब हर चीज, वो पूरी कहानी मिलेगी आपको। जैसे कि मैम आप जो कर रहे हो उसमें जो आपका जो 3 साल का पूरा ड्यूरेशन का है वो होगा उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, कि मैंने कितने पेपर पब्लिश कराए, मैंने कितने रिसर्च किए, मेरे जो पेपर है वो कौन से हैं, रिव्यू आर्टिकल है, एक्सपेरिमेंटल है, क्या किया, कैसे किया मैंने, कहाँ, मतलब वो सारा डिटेल हमें देना होता है। एक जैसे एक पूरी किताब में होता है ना कंटेंट, ठीक है, वो पूरा किताब लिखना पड़ता है हमें थीसिस में। अगर आप किसी का थीसिस खोल के देखेंगे शोध गंगा में जा करके, तो उसमें आपको पूरा पूरा जो है, उसमें पेपर नहीं, पेपर होता है उसमें भी, वो थीसिस का एक पार्ट है जो वो पेपर है। हमें थीसिस में पेपर डालना होता है कि इस पेपर में मेरा छपा है और ये पेपर मैंने उस थीसिस में डाला हुआ है। लेकिन वो रिसर्चर के साथ, जैसे कि मान लीजिए कि आपने मैं योगा पे जैसे हम लोग करते हैं, तो हमें 2 टाइटल बनाना होता है, एक योगा के अकॉर्डिंग और एक साइंटिफिक टाइटल, जो ये टाइटल है। आप चलिए, अभी आप इतना दूर में मत मत जाइए, बस इतना समझिए कि थीसिस एक पूरी किताब की तरह है। और जब भी कोई रिसर्चर कोई काम करता है तो उसको पब्लिश कराना होता है, उस पब्लिकेशन के लिए हमको जर्नल ढूंढना पड़ता है। ये जर्नल्स के नाम है सारे। मैम तो पेपर के पहले भी हम थीसिस पढ़ सकते हैं या मतलब ये सही नहीं होगा? हाँ हाँ बिल्कुल, पढ़ना चाहिए आपको। आपको कैसे पता, मान लीजिए आपने कोई डिजाइन बनाया तो उससे रिलेटेड जितने भी थीसिस है आपको पढ़ना चाहिए, जो पुरानी थीसिस है, कि उसमें रिसर्चर को क्या दिक्कत आई, रिसर्चर ने कैसे किया, रिसर्चर में आगे लास्ट में क्या लिखा है उसमें। मैं किसी को अपने रिसर्च के लिए थैंक करना चाहती हूँ कि हाँ इन्होंने मेरा रिसर्च में बहुत साथ दिया, मैं किसी को एक्नॉलेज करना, वो सारा कुछ आपको थीसिस में A to Z मिलेगा आपको कहानी। मैम पेपर में भी तो होता है एक्नॉलेजमेंट, फिर मेथोडोलॉजी, नहीं हाइपोथेसिस तो वो पेपर मेथोडोलॉजी। एक एक्सपेरिमेंट के लिए होता है ना, वो तो एक पब्लिकेशन आप करा रही है, एक एक, जैसे मान लीजिए मैं अभी पायलट स्टडी कर रही हूँ, अभी मैं पेपर छपाऊंगी तो एक पायलट स्टडी का कराऊंगी। अभी मुझे मेन स्टडी करना बाकी है, जो मैं RCT स्टडी है मेरी। अभी मैं एक छोटा रिसर्च कर रही हूँ जिसको पायलट स्टडी बोलते हैं, तो इसके लिए एक पेपर छपा, फिर मैं दूसरा रिसर्च करूंगी, जो पायलट स्टडी के बाद एक बड़ा रिसर्च होगा जिसको एक्सपेरिमेंटल RCT डिजाइन स्टडी है। उसके लिए मुझे सैंपल साइज बड़ा चाहिए होगा, एक पूरा कंप्लीट सेटअप चाहिए होगा, तो उसके लिए फिर मैं अलग से पेपर पब्लिश कराऊंगी। मैं एक सर्वे कर रही हूँ, उसके लिए एक अलग से पेपर पब्लिश कराऊंगी। समझ रहे हैं आप? पेपर आप किसी एक टॉपिक पे, एक पर्टिकुलर चीज पे लिख रही हैं। जो थीसिस होता है वो पूरा कंप्लीट रिसर्च है आपका। जैसे मान लीजिए मैं 2 रिसर्च कर रही हूँ, एक सर्वे कर रही हूँ, एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रही हूँ,
तो मैं उसमें पूरा लिखूंगी, मैंने सर्वे में कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट किया, मैं कहाँ कहाँ गई, मैं कैसे कैसे ली, मेरा एक्सपेरिमेंट, मतलब मेरी आपको कंप्लीट थीसिस में आपको पूरी कहानी मिलेगी कि मैंने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, कितने पेपर पब्लिश कराए, वो तीनों पेपर मिलेंगे आपको, ये सारा कुछ होगा। लेकिन एक पेपर में बस आप एक रिसर्च के बारे में लिख रही हैं, जो आप एक रिसर्च कर रही है। मैम इसको ऐसे सामान्य भाषा में समझ सकते हैं कि मतलब जो थीसिस है वो पूरी एक बुक है, किसी एक टॉपिक पर समझ सकते हैं हम, और जो पेपर है वो एक चैप्टर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप एक छोटा सा कहानी जो है वो आपका जर्नल में जो आपका पब्लिश हो रहा है, देखिए पेपर पब्लिकेशन और थीसिस बिल्कुल डिफरेंट। थीसिस हम लास्ट में सबमिट करते हैं, जब हमारा पूरा रिसर्च कंप्लीट हो जाता है ना, जब हम कहते हैं कि हमारा रिसर्च कंप्लीट हो गया, हमने सारा रिसर्च कंप्लीट कर लिया, 3 पेपर पब्लिश करा दिया, सब कुछ हो गया, तो उसके लास्ट में हमें थीसिस जमा करना होता है, और वो थीसिस कोई एक्सटर्नल चेक करता है हमारा, मेरे ही फील्ड में जो एक्सपर्ट होता है, फिर वो मेरे से हर कुछ पूछेंगे, एक प्रॉपर मीटिंग होती है, उस मीटिंग में वो हमसे पूछते हैं कि तुमने ये कैसे, मान लो कि मैंने वो रिसर्च किया ही नहीं हो, किसी और से थीसिस बहुत बहुत सारी क्राइटेरिया हो सकता है ना उसमें। तो जब भी ये पूरा एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक, जो मैं बार बार वर्ड यूज कर रही हूँ, ये हर स्टेप में है, वो सब कुछ पूछते हैं आपसे कि मैंने सैंपल साइज कैसे कैलकुलेट किया, मैं कहाँ कहाँ गई थी सैंपल कलेक्ट करने, मैंने किन किन लोगों से मिली, मैं अगर मैं सर्वे की तो मैं कैसे की, क्या क्या मतलब वो कुछ भी पूछ सकते हैं जो आपने थीसिस में लिखा है। उसके मार्क्स रहते ना मैम वाइवा टाइप? नहीं, जब वो ओके करते हैं तभी मेरा पीएचडी होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैम डेजर्टेशन क्या है? थीसिस से डेजर्टेशन क्या है फिर? देखिए डेजर्टेशन थीसिस जो है ना, जो आप अगर मास्टर डिग्री करती हैं तो उसमें आप डेजर्टेशन बनाती हैं, ठीक है, अगर आप पीएचडी करती हैं तो वो आपका थीसिस होता है, ठीक है। एक डेजर्टेशन एक छोटा पार्ट है थीसिस का, इस तरह से बोल सकते हैं। जैसे हम कोई मास्टर डिग्री करता है तो उसको डेजर्टेशन कर बनाना होता है, हम लोग को थीसिस लिखना होता है। आया सबको समझ में कि जर्नल पेपर और इसमें क्या फर्क होता है थीसिस में? जी मैम। यस मैम। मैम एक जर्नल आप दिखा सकते हैं क्या, मतलब कैसा क्या जर्नल में? ये सारा जर्नल ही है आपका, ये जो यहाँ लिखा हुआ ना फ्रंटियर देखिए, जैसे जी। मैं आपको दिखाती हूँ, मैं आपको एक गूगल सर्च करके दिखा देती हूँ। जैसे मैं यहाँ डालती हूँ योगा जर्नल, मैं बस ऐसे सर्च कर रही हूँ, देखिए ये आया ना इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा, ये हमारे यूनिवर्सिटी से ही निकलता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा, इंटरनेशनल योगा गाइड, ये सब जर्नल्स के नाम है, ठीक है। जर्नल ऑफ योगा इंस्टीट्यूट, जर्नल ऑफ रिसर्च, मतलब ये सारे जो योगा के रिसर्च को छापती है, ये योगा जर्नल है सारे। ये देखिए ओपन एक्सेस में बताई थी ना, जिसमें आपका पूरा पेपर कोई भी पढ़ सकता है, उसमें कुछ भी लॉक नहीं होता है, उसमें हर चीज आपको दिखता है। मैम जर्नल की ऑथेंटिकेशन कैसे पता चले कि कितना ऑथेंटिक है? यूजीसी, ये आपको यूजीसी साइट पे आप जाएंगी ना, देखिए जैसे मैं जाती हूँ यूजीसी, देखिए ये ना यूजीसी केयर लिस्ट जर्नल, जो भी जर्नल यहाँ पे होगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। मैम इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा में आईजॉइस इनको ही बोलते हैं, आईजॉइस? हाँ, आईजीआईसी को बोलते हैं, ये एसवाइसा से ही निकलती है ये वाली। हाँ मैम एस्पासा वाली। हम्म। जब आप यूजीसी केयर लिस्ट पे जाते हैं ना, तो उसमें एक सर्च का ऑप्शन आता है, उसमें आप सर्च करेंगे, अगर उस जर्नल का नाम होगा, ठीक है, ये जर्नल ही खुल गया, रुक जाइए, ठीक है। तो हम यूजीसी केयर लिस्ट से ही जो है ना ये देखते हैं, जब आप इस लिंक को ओपन करेंगे, वो आपको वो सारा लिस्ट दिखा देगा, और जो इसमें होता है, जो यूजीसी केयर लिस्ट में है, उसी वो सारे जर्नल ऑथेंटिक जर्नल है। अगर मैम वो आईएसबीएन नंबर क्या होता है फिर? इन्हीं का होता है? हाँ, ये इन्हीं का होता है, ये हर चीज जो है ना ये कोड की तरह है, जैसे मैंने अभी आपको डीओआई बताया ना, ठीक है, ये एक जैसे आपका हॉलमार्क होता है ना किसी चीज का, जैसे बीआईएस होता है आपका गोल्ड के लिए, ये सब के लिए, ये आईएएस है आपका अप्रूव जर्नल, ये जो है आपका एक ये है, ठीक है।
ये सब देखिए आपको आएगा नहीं, लेकिन हाँ ये पता होना चाहिए आपको। अब जब भी आपको देखना है कि ये जर्नल ऑथेंटिक है कि नहीं है, आप यूजीसी के लिस्ट पे सर्च कीजिए, वो दिख जाएगा। अगर आप पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप यहाँ पे यानी तो टॉपिक डालिए यानी तो DOI नंबर डालिए, और यहाँ से ओपन हो जाएगा आपका। ये करके देखिएगा, अगर कोई दिक्कत आएगी तो मुझे आप जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें हम करेंगे डिस्कस। ये चीज सबको क्लियर? हाँ बताइए मैम। ये जो DOI है वो डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, यही है इसका फुल फॉर्म? हाँ, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, ये यही है शायद, ये मैं भी, हाँ यही है ये डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। ठीक है। और एक मिनट रुकिए, ये समझ में आ गया। ये माई लाइब्रेरी जरूर यूज कीजिए कभी भी आप लोग को अगर कोई पेपर ऐसा लग रहा है कि आपको फ्यूचर में काम देगा, बिल्कुल आप सेव ऑप्शन पे जाइए। सेव करने के बाद ये आपके लाइब्रेरी में आपको दिख जाएगा। ठीक है। आप जैसे ये कीवर्ड्स डाले थे अभी, हाँ उन हाँ कीवर्ड में हम लोग पेड एंड ऑफ मतलब फ्री कॉस्ट ऐसे भी डाल सकते हैं क्या अलॉन्ग विद? हाँ, आप कीवर्ड्स कुछ भी बना सकते हैं। इनफैक्ट कभी भी आप रिसर्च करेंगी ना, तो आपको जो भी आप रेफरेंस दे रही है ना, आपको कीवर्ड बनाना ही होगा उसके लिए। जैसे मान लीजिए अभी मैं भी पायलट स्टडी करके पेपर लिखूंगी, तो मुझे भी एक कीवर्ड बनाना होगा पेपर के लिए, कि मैंने कौन कौन सा मतलब कौन कौन सा कीवर्ड यूज किया अपने पेपर में रेफरेंस डालने के लिए। आप अगर पेपर भी लिखती हैं तो आपको सर्टेन कीवर्ड्स आपको बनाने होते हैं अपने। तो वो कीवर्ड्स कुछ भी बना सकती हैं आप, ऐसा नहीं है कि देखिए कुछ चीजें, जैसे मान लीजिए हम लोग योगा स्टूडेंट है तो योगा तो होगा ही होगा। ठीक है। जो भी हमारा डिजाइन ऑफ द स्टडी है वो भी होगा, जो हमारा पॉपुलेशन है वो भी होगा, जिस चीज के ऊपर हम कर रहे हैं वो भी होगा। ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है मैम। मैम इसके और लिए अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा क्या? ये माई नहीं प्रोफाइल नहीं 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 नहीं, ऐसे इसके ही आ लिए जाएगा? अपने आप आ जाएगा। आप गूगल स्कॉलर जो है आप मोबाइल से भी टाइप करके देखिए, गूगल स्कॉलर खुलेगा, वहां पे ये सारे ऑप्शंस आएंगे आपके पास। मैम ये लाइब्रेरी वाला ऑप्शन मोबाइल में नहीं आएगा कि लैपटॉप पे ही इसको यूज करना पड़ेगा? एक बार आप चेक कर लीजिए, क्योंकि मैं अधिकतर अपना लैपटॉप ही यूज करती हूँ, तो मुझे पता नहीं है लाइब्रेरी वाला ऑप्शन। एक बार आप चेक कर लीजिए कि मोबाइल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो सेव तो हो जाता है मोबाइल पे और उसको टैब पे पढ़ सकते, जैसे सेव तो होता है, बट लाइब्रेरी वाला पता नहीं था इसलिए। लाइब्रेरी वाला नहीं आता मोबाइल पे आपके? नहीं आता ना, ऐसे देखा है, फिर सर्च किया था पहले एमए में, इसलिए पता अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर मोबाइल पे नहीं आता होगा फिर मैं। ठीक है, तो कोई नहीं, आप अगर कभी भी जो है लैपटॉप पे यूज करती हैं या किसी के भी लैपटॉप में, एटलीस्ट कम से कम आपके पास ये ऑप्शन है कि वो पेपर को आप सेव कर सकती हैं। आप पहले गूगल मोबाइल को, हाँ बताइए। मोबाइल पे सेव हो जाता है, सेव हो जाता है, हाँ हाँ सेव करना है हमको तो। हाँ हाँ। अच्छा, उसको मैं ठीक है, कल याद रखिएगा, मैं इसका देखती हूँ ये कैसे ही है, खुलता है ये। ठीक है, मैं एक बार चेक करती हूँ अपने मोबाइल पे, फिर बताती हूँ आपको ये कैसे होगा। अगर सेव हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये भी, ये मतलब कहीं ना कहीं सेव भी हो रहा होगा ये। ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत? एक माई, ये जो है ना लाइब्रेरी का ऑप्शन आपका शुरू में भी आता है। ये देखिए, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये है ना, ये आ रहा है आपका, जब गूगल स्कॉलर खोलती है तो वहां पे ये आ रहा है, देखिए तो। जी मैम, आ रहा है? फोन पे नहीं आ रहा है। फोन पे नहीं आ रहा है? हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए कोई नहीं, मैं एक बार इसको चेक करती हूँ कि क्योंकि नहीं अगर मैम, आ रहा है वो जो 3 लाइंस है ना, वो हाँ हाँ फोन पे आते हैं, उस हाँ पे हाँ, सर्च करने से वो माई प्रोफाइल और माई लाइब्रेरी आ रहा है। आ रहा है ना? ठीक है, हम्म। देखिए फोन पे भी आ रहा है आपका, इसका मतलब। ठीक है है। मैम। हम्म। मैम ये जो माई प्रोफाइल है, ये क्या मतलब हम लोगों के लिए है? हाँ हाँ, इस पे आप अपना बना सकती हैं। अगर आपको अपना प्रोफाइल क्रिएट करना हो तो इसमें आप अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इतना समझ में आ गया सबको? इतना क्लियर है सबको, आप सभी को? जी मैम। यस मैम। ठीक है। अब आप जो है लिटरेचर रिव्यू कीजिए। पेपर जो भी आप अपने जो भी आप टॉपिक पे करना चाहते हैं, उस टॉपिक पे जो है कीवर्ड्स बनाइए, पेपर पढ़िए। पेपर पढ़ने से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।
पेपर जैसे ही आप पेपर पढ़ना शुरू करेंगे ना, आपकी बहुत सारे देखिएगा कि डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको कोई कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। ठीक है। और कुछ पूछना है किसी को? मैम हाँ बताइए। मैम जैसे जो हमने मास्टर्स में डिसर्टेशन बनाई थी, तो हम उसके ऊपर जो हमारा रिसर्च पेपर वो पब्लिश कर सकते हैं? नहीं, वो आप एक पीएचडी स्कॉलर जब बन जाएंगे ना, जब पीएचडी करना होगा आपको, देखिए पीएचडी और मास्टर्स में आपको सिखाने के लिए एक बताया जाता है, ठीक है, कि हाँ आपको जी। चीजें आ जाए। और बहुत सारा चीज जो आप, जैसे कि मान लीजिए आप जब पीएचडी करते हैं तो उसका रूल्स एंड रेगुलेशन बिल्कुल अलग होता है, तो आप उस टॉपिक को कंटिन्यू कर सकते हैं अपने पीएचडी में। लेकिन अगर आपको छपाना हो, मतलब उसी रिसर्च को आपको ये करना हो, तो वो राइट सिर्फ एक पीएचडी स्कॉलर को मिलता है। उसके लिए आपको पीएचडी ज्वाइन करना जरूरी है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके। मैम रिसर्च पेपर लिखना अलग बात है क्या? रिसर्च पेपर देखिए, आप रिव्यू आर्टिकल लिख सकते हैं। अभी मैं आपको ना रिव्यू आर्टिकल्स पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है। तो रिव्यू आर्टिकल्स में क्या होता है कि आप कुछ भी, जैसे मान लीजिए आप कोई योगा के किसी टॉपिक में बहुत स्ट्रांग है आपका कोई टॉपिक, आप उसमें कुछ अपना योगदान देना चाहती हैं, आप कुछ कुछ जानती हैं जो पेपर के थ्रू शेयर करना चाहते हैं, तो रिव्यू आर्टिकल पब्लिश कराने के लिए कोई मतलब ऐसा कुछ जरूरत नहीं होता, आप पब्लिश करवा सकते हैं। मैम वो हम अभी भी कर सकते हैं ना? हाँ, वो अभी भी कर सकते हैं। अभी रिव्यू आर्टिकल पढ़ाऊंगी मैं आपको, टाइप्स ऑफ रिव्यू में ना, ओके। उसमें जो है वो और रिव्यू। उससे बताइए। और अगर उसी टॉपिक पे बाद में पीएचडी पे करना होगा तो फिर इसे हम यूज कर सकते हैं अपने पेपर में, बिल्कुल 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 थीसिस में? बिल्कुल यूज कर सकते हैं। जो भी आप रिव्यू आर्टिकल कर रहे हैं, मान लीजिए कल आपको लगता है उस पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर सकते हैं, सिस्टमेटिक रिव्यू कर सकते हैं, कोई डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? मैम पूरी क्लास हम पूछते ही रहते हैं सब लोग। नहीं, क्या क्लास पूछें? इंटरेक्टिव देखिए, आप जब पूछते हैं तो मुझे भी लगता है मैं पढ़ा रही हूँ। अब मैं सिर्फ बोलते रहूंगी तो फिर मुझे नहीं लगता कि मैं पढ़ा रही हूँ फिर। तो पूछने से इसीलिए सभी के डाउट्स क्लियर हो जाते हैं वैसे, हाँ बाकी हाँ, और के नहीं भी ये क्वेश्चंस बहुत के लिए। जरूरी है। ये देखिए डिस्कशन बहुत बहुत जरूरी है। बहुत चीजें क्या होती है कि मैं जान रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन हो रहा हो समझने में, या कहीं ना कहीं मैं आपको क्लियर नहीं कर पा रही हूँ, तो आप मुझसे पूछते हैं तो फिर मुझे भी वो चीज समझ में आता है कि अब मुझे कैसे बताना है आपको। इसीलिए मैं आपसे बार बार पूछती हूँ कि आपको समझ में आ रहा है ना। मैम ये हाँ? जो आपने बताया आज, सेम सेम पैटर्न में बाकी भी हम सर्च कर सकते हैं, एकेडमिया पे भी, पबमेड बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पबमेड में भी। लेकिन पहले आप ना गूगल स्कॉलर पे कीजिए, अभी बहुत सारे उस पे मत जाइए, ठीक है। अभी आप सिर्फ गूगल स्कॉलर को यूज कीजिए। जब आपको लगेगा कि नहीं, आप गूगल स्कॉलर बहुत स्ट्रांग हो गया आपका, आपको सब कुछ समझ में आने लगा है, उसके बाद आप जो है पबमेड वगैरह कीजिएगा यूज। श्योर मैम। ठीक है, अभी गूगल स्कॉलर सबसे अच्छा, आप उस पे ही क्लिक कीजिए, उस पे ही सर्च कीजिए। हाँ मैम, जैसे हाँ अभी मैंने पीसीओडी को सर्च किया तो उसमें हाँ साइट जो है वो काफी कम आ रहे हैं साइट, हाँ हाँ क्योंकि हाँ उस पे हाँ। कम कम काम हुआ इस वजह से। नहीं नहीं, वो एक्चुअली हो सकता है जो आपने फिल्टर किया हो ना, वो साल एक्चुअली डिपेंड करता है पेपर कितना पुराना है। आप देखिए वो हाँ, रिसेंट पेपर होगा वो, मतलब बहुत जी ज्यादा जी, पुराना पेपर। हाँ, तो हाँ बहुत ज्यादा 21 पुराना। का। हाँ, अब मान लीजिए जैसे मैं अपना रिसर्च 23 में मेरा पब्लिश होगा, तो वो साइटेशन पहुंचते पहुंचते टाइम टाइम लगता है उस पे। वो तुरंत नहीं दिखना शुरू होता है, उसको साल भर 2 साल उसके बाद उस पे साइटेशन आते हैं। ठीक है, जो पेपर जितना पुराना होता है ना, उस पे साइटेशन आप देखिएगा उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? कल हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए मुझे फ्रैंकली बताइए, आप लोग जितना भी मैं अभी पढ़ाई हूँ, आपको सब कुछ क्लियर है ना? कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो अभी तक? क्योंकि देखिए जब हम आगे स्टैट्स पढ़ेंगे ना, तो फिर मुझे समझाने में दिक्कत आएगी अगर आपको ये बेसिक चीज क्लियर नहीं होगी आपकी तो। मैम वो मैम सैंपल और अगर सैम्पलिंग में इसके थोड़ा सा कंफ्यूजन था। हाँ हाँ। सैंपल और सैम्पलिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन था मुझे कल थोड़ा सा। अच्छा देखिए, सैंपल क्या होता है? सैंपल जिस पॉपुलेशन पे आप काम कर रही हैं वो आपका सैंपल हो गया, ठीक है।
और जो उसका प्रोसेस है ना उसको सैम्पलिंग हो गया। जो लोग हम चुनते हैं एक्चुअल हाँ, कितने, वो सैम्पलिंग हो गया। वो सैम्पलिंग हो गया, उस प्रोसेस को हम सैम्पलिंग बोलते हैं। अच्छा, ओके मैम। ठीक है। मैम अगर ये जो रिसर्च पेपर रहता है वो भी अगर जैसे हम चाहें कि वो टॉप पर रहे या मतलब जल्दी आए लोगों की पहुंच में अप्रोच ज्यादा उसका हो, तो उसके लिए भी कोई स्पेशल कीवर्ड्स यूज होते हैं क्या? नहीं, वो डिपेंड करता है आप टॉपिक क्या ले रही हैं, आपका टॉपिक क्या है। मान लीजिए आप कोविड के टाइम में जिसने कोविड पे किया होगा उसका साइटेशंस बहुत हुआ होगा, क्योंकि कोविड के टाइम में कोविड पे बहुत रिसर्च हुए। लेकिन अब उसका साइटेशन नहीं होगा क्योंकि कोविड खत्म हो चुका है। तो वो आपका टॉपिक कितना रिलीवेंट है, आपका टॉपिक कितना करंट पॉपुलेशन के लिए यूजफुल है, साइटेशन मेनली उसके ऊपर भी करता है। अब जैसे मान लीजिए जो योगा पे किए हैं, एंजाइटी डिप्रेशन पे, तो बहुत सारे पेपर में क्या होता है कि वो पेपर का साइटेशन चाहिए होता है कि योगा ने काम किया है। तो जो आप देखिएगा योगा, एंजाइटी डिप्रेशन, इस तरह से टाइप करके उन सब पेपर को बहुत बहुत साइटेशन मिलते हैं। मैम एक सैम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन था हाँ, कि हाँ। मैम मैंने एक रिसर्च रिपोर्ट पेपर पढ़ा था, उसमें एक्चुअली था कि कनाडा एक पर्सन ने एक रिसर्च की थी। उनका टॉपिक ये था कि ग्रुप में काम करने से ज्यादा अच्छा पोटेंशियल ग्रूम होता है या इंडिविजुअल वर्किंग में। तो उन्होंने इसके लिए फैक्ट्री वर्कर्स को सिलेक्ट किया था। तो मैम बट मेरा यहाँ पे एक पॉइंट ये था कि क्या इस तरीके के सैंपल लेने से ये प्रूफ हो जाता है? आई मीन ग्रुप तो अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं और इंडिविजुअल, तो उनकी सही थी क्या? नहीं, देखिए ये क्या होता है ना, अभी पढ़ाऊंगी आपको वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, तब मैं आपको ये सारी चीजें समझाऊंगी। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है प्रियंका जी। ये आगे अभी जब मैं आपको पढ़ाऊंगी ना, वैलिडिटी क्या होता है, रिलायबिलिटी क्या होता है, यही पॉइंट डिस्कस करेंगे उसमें। हाँ मैम ठीक है, ठीक है। तो चलिए, दीक्षा मैम आ गई है ना? जी मैम। ठीक है, चलिए तो फिर वो क्लोजिंग प्रेयर कराते हैं, सेशन एंड करते हैं। फिर मंडे क्लास होगी मेरी। आप सैटरडे संडे लिटरेचर रिव्यू करके रखिए, अगर कोई डाउट होता है तो फिर से मेरे से पूछिए। ठीक है? जी मैम। ठीक है, चलिए। क्लोजिंग प्रेयर कौन कौन कराएगा? कोई नहीं कराएगा आज क्लोजिंग प्रेयर? प्रियंका जी चलिए, आप ही का बात करवा दीजिए आज। जी मैम। सभी सुखासन पे बैठ जाएंगे। धीरे से दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा बनाएंगे। आंखें बंद करेंगे। बॉडी रिलैक्स। कंप्लीट फोकस ऑन प्रेयर। लंबी गहरी श्वास लेंगे। एक साथ प्रार्थना शुरू करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपने दोनों हाथों को रब करेंगे। रखेंगे अपनी आंखों पर। एक अंधकार महसूस करेंगे। धीरे से नमस्कार मुद्रा बनाएंगे। धीरे से आंखें खोलेंगे। सभी को नमस्कार। थैंक यू मैम। थैंक यू प्रियंका जी। मैम